नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े एक पॉपुलर एनबीएफसी कंपनी है और इस कंपनी अलग-अलग बिजनेस मॉडल को फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च किया है और इसको देखकर ही बाकी कंपनी उस सेक्टर में एंटर हो रहा है। देखिए कंपनी कोई भी एक ऐसे मतलब सेक्टर नहीं जहाँ पे काम नहीं किया, कोई भी ऐसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं जहाँ पे कंपनी काम नहीं किया। सिर्फ कंपनी बैंक सेक्टर को छोड़कर मतलब कंपनी तो एक एनबीएफसी है, वो बैंक नहीं है। तो बैंकिंग का जो फॉर्मेलिटीज़ है, बैंकिंग का जो स्ट्रैटेजीज़ है, उसको छोड़कर बाकी सारे सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। हाल ही के लिए मतलब हाल ही में कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट भी आया था कि कंपनी ट्रैक्टर जो बिजनेस करने वाला कंपनी है मतलब जो कंपनी ट्रैक्टर बेचते हैं उसके भी फाइनेंस यही कंपनी कर देंगे मतलब बजाज फाइनेंस कर देंगे। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि बजाज फाइनेंस कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। 4,38,000 करोड़ के आसपास है। तो जितने सारे फाइनेंस कंपनी है इसके ऊपर एक नेगेटिव न्यूज भी है। वो न्यूज क्या है सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जहाँ पे बताया गया कि बजाज फाइनेंस ट्रेड्स डाउन ऑन द आप देख सकते हैं हेल्टिंग ईएमआई कार्ड्स टू देख सकते हैं कंपनी का कंप्ली विथ आरबीआई ऑर्डर मतलब आरबीआई ने ऑर्डर किया कि जो ईएमआई कार्ड है इसको अभी रद्द कर दिया जाएगा। मतलब ईएमआई कार्ड क्या है? अभी देखिए इंस्टेंट ईएमआई कार्ड मतलब इंस्टेंट ईएमआई कार्ड क्या है? आपके पास अगर ईएमआई कार्ड है, तो उस ईएमआई कार्ड से आप जितना मर्जी आपके एक परसेंटेज के हिसाब से आप लोन ले सकते थे। अभी इसी कार्ड को आरबीआई क्या कर रहा है? इसको बंद करना पड़ेगा। अभी देखिए जिस कार्ड से कंपनी कितना शानदार बिजनेस हो रहा था, अगर अचानक आरबीआई इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दे, तो कंपनी को तो मतलब एक लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो वो लॉसेस शायद आपको यहाँ पे ना दिखे। नेक्स्ट जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी ये बता रहा है कि आरबीआई अनाउंस एंड इंक्रीज द रिस्क मतलब जो रिस्क है इस कार्ड के ऊपर जो रिस्क है उस रिस्क को कम करने के लिए मतलब इस कार्ड से जो कंपनी को रिस्क हो रहा था उस रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पे जो कंज्यूमर क्रेडिट जो एक्सपोजर है ऑफ नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कॉरपोरेशन जो 125% से वो 100% तक अर्लियर वो कम करने वाले हैं। तो इसका मतलब है आरबीआई चाहते हैं कि बजाज फाइनेंस सिर्फ नहीं जितने सारे एनबीएफसी कंपनी है जो ईएमआई कार्ड के ऊपर काम करते हैं तो उस कार्ड को अभी बंद किया जाएगा क्योंकि इस कार्ड से ऊपर जो लोन दिया जा रहा है उसमें लोन का डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसी के चलते है आरबीआई ने एक डिसीजन लिया। देखिए सारे फाइनेंस कंपनी कुछ भी करना चाहे, सारे बैंक्स कुछ भी करना चाहे, उसको आरबीआई के रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई हमेशा हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए वो बैठे हुए हैं। अगर इस तरीके से चीज़ों को वो नहीं देखेंगे तो कंपनी खुद का मनमानी करेगा, खुद का बिजनेस को वो कुछ भी करने के लिए पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जिसके लिए कंपनी को तो लॉसेस होगा ही करके उसके साथ साथ जितने सारे इन्वेस्टर है उसका भी पैसा डूबेगा। तो इसलिए आरबीआई ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया और इस अपडेट के चलते है कुछ दिनों से मार्केट के ऊपर बजाज फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला। बाकी जो मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस है वो आपको धमाका दिखेगा। 9,900 करोड़ से बढ़ के हो चुके 13,300 करोड़। इंटरेस्ट भी देखेंगे तो 2,900 करोड़ से 4,500 करोड़ तक इंटरेस्ट देखने को मिला। अभी कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो उसको एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी 2,900 करोड़ से 3,500 करोड़ तक देखने को मिला। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर देखिए एज ए इन्वेस्टर एफआईएस 21%, डीएस 13%, पब्लिक 10% और इंस्टीट्यूशन मतलब प्रोमोटर सॉरी इंस्टीट्यूशन नहीं प्रोमोटर कितना करीबन 55% के आसपास होल्डिंग करके रखा है। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। उसके पीछे पीछे एक ही रीजन है कि कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। 3 साल में 15%, 5 साल में 24% और 10 साल में करीबन 50% के आसपास यहाँ पे कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले है। अभी कंपनीज के ऊपर जो डेटा है वो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा और आप खुद इस साइट के ऊपर जाकर इस डेटा को देख सकते हैं। बहुत शानदार साइट क्रिएट किया है और साइट का नाम मैं आपको लिंक में दे दूंगा, जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको जो डेटा देखने को मिलेगा, आप देखेंगे ध्यान से कि कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। तो अलग लेवल का यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला है। जो डिलीवरी 28% के आसपास चला गया था, वो बढ़ के हो चुके हैं 57 के आसपास। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं ज़रूर कहूँगा कि कंपनीज़ के ऊपर जो जेएसडब्ल्यू स्टील की जो परफॉर्मेंस है, वो आप देखेंगे तो इसका जो रिटर्न देने का कैपेबिलिटी है, अगर मैं 10 साल तक देखूँ, तो देखिए इंडस्ट्री रिटर्न दिया है करीबन 1250% के आसपास, और सेक्टर कितना रिटर्न दिया? 1230% के आसपास। और साथ ही साथ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, दूसरा कंपनी आपको दिखाते हैं। देखिए आप यहाँ पे परसेंट देखेंगे, तो यही मैं सोच रहा था कि बजाज फाइनेंस का तो सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा। तो देखिए बजाज फाइनेंस ने करीबन 10 साल में 5000% के आसपास रिटर्न दिया। तो देखिए इंडस्ट्रीज रिटर्न कितना है? सिर्फ सिर्फ 2800% का, और निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न तो ना के बराबर है। तो सोचिए फाइनेंस कंपनी किस तरीके से तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और अपकमिंग टाइम्स में और भी कितना तेजी से ग्रोथ करने वाला है। तो आप जरूर फाइनेंस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उससे पहले इसका चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। अभी देखिए चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ। यहाँ पे क्या बना? शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद शोल्डर क्रिएट हुआ। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो, तो पैटर्न को दो चीज आपको देखना पड़ेगा। पहले ब्रेकआउट, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो ब्रेकआउट तो हो चुका था, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिला। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, फिर से मुझे लगता है और एक बार शोल्डर क्रिएट करेगा। और ज्यादा टाइम्स आपको शोल्डर अगर क्रिएट होता दिखे, तो सोचना एक हायर पॉसिबिलिटी है, जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा, वो टारगेट के नजदीक जरूर जाएगा। तो यहाँ पे देखना बाकी है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, किस लेवल से वो रिवर्सल करते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं, इंडिया के सबसे पॉपुलर कंपनी है, और एक फाइनेंस कंपनी भी है, और सॉरी माफी चाहता हूँ, एक केमिकल्स कंपनी की भी है। तो एसआरएफ इंडिया के नंबर 1 केमिकल्स कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर जो फिगर आउट है, मैं आपको बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि आज केमिकल सेक्टर में एक डिस्काउंट प्राइस चला है, कंपनी सस्ते दामों में खुद का प्रोडक्ट को आपको दे रहा है, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि केमिकल्स कंपनी में एसआरएफ नंबर 1 होने के बाद भी इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला। इसके पीछे एक ही रीजन है, मार्केट में जो स्पेशलिटी केमिकल का जो डिमांड है, वो कम हो चुके हैं। तो अभी इस कंपनी का सिचुएशन क्या है, आप देखेंगे तो कंपनी के डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर भी डेप्थ कंट्रोल में है। इनकम भी हो रहा है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। हाथ में कैश उतना ज़्यादा नहीं है। कैश ज़्यादा ना होने के पीछे कारण यही है कि कंपनी जितने पैसा हाथ में आ रहा है, उस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस के ऊपर। अगर यही चीज़ मैं आपको बैलेंस शीट में दिखा दूँ, तो आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। जैसे देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का इक्विटी कैपिटल जो है, वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखे। अभी कंपनी का जो बोरिंग्स है, वो 4900 करोड़ तक कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिला। तो बोरिंग्स ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न भी है। अगर मैं टोटल कंपनी के ट्रेड्स पेबल के बारे में बात करूँ, तो कंपनी को कितना पैसा देना बाकी है? चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। कंपनी का टोटल ट्रेड्स पेबल जो है, वो 2000 करोड़ तक देना है। चलो ठीक है। अभी कंपनी का ट्रेड रिसीव कितना हुआ? ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो 1700 करोड़ के आसपास। तो 2000 करोड़ प्लस 1700 करोड़, तो दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है? ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 3700 करोड़। तो क्या कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया? चलो एक बार देख भी लेता हूँ। कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट किया, कितना? 1700 करोड़। और कंपनी का कितना पैसा का जरूरत है? 3700 करोड़। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया? कर्जा उठाया। तो कर्जा उठाने का जो मेन रीजन है, वो यही है कि कंपनी को बिजनेस को बैलेंस रखने के लिए, जो प्रोजेक्ट मिला उसको कंप्लीट करने के लिए, और जो पैसा देना बाकी है उसको देने के लिए, कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है। तो इसलिए कंपनी क्या किया? उस पैसे को मार्केट से उठाया, और इसी के चलते ही कंपनी के ऊपर हर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस कंपनी का भरोसा जो जीत चुके हैं कंपनी के ऊपर, इसीलिए इन्वेस्टर, एफआईडीएस, पब्लिक, हर किसी ने निवेश करके रखा है। अभी चलो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करता हूँ। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करने से पहले मैं जो डेटा आपको दिखाऊंगा कि एसआरएफ के ऊपर अगर आप लास्ट कुछ मतलब डेटा देखेंगे, तो कंपनी के ऊपर धमाका रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। 10 साल में कंपनी 6700% के आसपास रिटर्न दिया। उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रीज के रिटर्न के हिसाब से बात करूं, तो 2000% के आसपास रिटर्न मिला। सेक्टर के रिटर्न के बारे में बात करूं तो 2023% के आसपास रिटर्न मिला। तो सोचिए
सेक्टर वाइज का कई गुना ज़्यादा कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया, करीबन 3 गुना ज़्यादा। तो इसीलिए एसआर को ऊपर हर किसी का फोकस होना चाहिए। और रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। कंपनी एक रेंज के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। जितने बार इस रेंज को वो टच किया, वो ऊपर गया, टारगेट दिया, नीचे आया, ऊपर गया, टारगेट दिया, नीचे आया, ऊपर गया, टारगेट दिया। इस तरीके से एटलीस्ट 6 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके थे। फाइनली फिर से एक बार टच किए और उसके बाद देखिए ऊपर तो जा पाए, मतलब जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नीचे आए, फिर से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक वो टारगेट नहीं अचीव कर सकता। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करना होगा। अभी देखना बाकी है इसको ब्रेक कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर कर पाएंगे तो एटलीस्ट यहाँ तक अगर टारगेट बनेगा तो 20% के आसपास टारगेट बन सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। और कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ प्रोसेस भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डीलरशिप भी लेके रखा है, इंपोर्ट्स भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सब कुछ कंपनी एक ही साथ करता है। तो इसीलिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है, जैसे फूड्स है, प्लास्टिक है, कॉस्मेटिक्स है, कोटिंग्स है और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स है। तो ये सारे चीज अभी मार्केट में जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, वो एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया। क्योंकि एक्सपोर्ट कम होने के पीछे एक ही रीजन है कि केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो कम होने का पीछे रीजन यूरोप कंट्रीज और बाकी कंट्रीज है। बाकी जो बाहर की कंट्रीज है वहाँ पे केमिकल्स का डिमांड कम इसीलिए हुआ क्योंकि चाइना ने क्या किया, यूरोप मार्केट को पूरा का पूरा यूरोप मार्केट को सस्ते दामों में केमिकल्स को बेचना स्टार्ट किए। और जब भी सस्ते दामों में वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है। और कहने का मतलब ये है कि इंडियन प्रोडक्ट का अगर डिमांड कम हो तो कंपनी के ऊपर तो खतरा बनेगा। तो इसीलिए केमिकल सेक्टर के हर डेटा को देखेंगे, हर कोई केमिकल कंपनी को देखेंगे तो उसमें सेल्स आपको कम दिखेगा। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास सेल्स डाउन हो चुके हैं। और 40% के आसपास सेल डाउन होने के बाद कंपनी के ऊपर जो एक्सपेंस है वो तो कम कंट्रोल में कंपनी रख चुके हैं, फिर भी एक्सपेंस को तो उतना कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेल्स हो ना हो, कंपनी का जो मटेरियल्स खर्चा है उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो कंपनी का जो एम्प्लॉयी खर्चा है, उसको तो आपको पेमेंट करना ही होगा। तो इसीलिए शायद देखा जाए तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो चुके हैं। 203 करोड़ से घट के हो चुके कितना? 103 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी का 50% प्रॉफिट कम हो चुके हैं। तो 50% प्रॉफिट कम होने के कारण शेयर में एक बिग प्रेशराइज़ देखने को मिला। वो प्रेशराइज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे चार्ट पैटर्न में। कंटिन्यूअसली देखिए कंपनी के ऊपर सेल ऑफ किस तरीके से हुआ। अगर टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 40% के ऊपर कंपनी के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट 40% के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला है और 40% डिस्काउंट में कंपनी चल रहा है। तो इसका मतलब आप ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। हमें टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से एक ट्रेड मुझे देखने को मिला था और वो भी शोल्डर मतलब रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था। मगर इस पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किए तो मैंने कोई एंट्री नहीं लिया। और मुझे लगता है इस पैटर्न को अभी एंट्री नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो मतलब शोल्डर बना था उससे नीचे कंपनी आ चुके हैं। तो ये पैटर्न को हम लोग इग्नोर कर देंगे। हाँ, यहाँ पे अगर फिर से यहाँ से रिवर्सल करे तो फिर से एक नया पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो जब नया पैटर्न बनाएगा तो मैं फिर से आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम आप देख सकते हैं, श्याली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड। तो श्याली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 1700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का जो मतलब बैलेंस शीट है वो आप देखेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ खासियत देखने को मिले ना मिले, कंपनी का कर्जा धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। और शायद इसीलिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट भी दिया स्प्लिट देने का। कंपनी 23 तारीख को मतलब कल के दिन आपको स्प्लिट मिलने वाला है। हर एक के बदले आपको सॉरी हर एक के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, अभी 2 रुपया बनने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।